हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेट पीसीएस हो। और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास में एक गैर आर्थिक तत्व है, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा देश के विकास में एक नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार। बाकी जो आपका है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन, कैपिटल रिसोर्सेज, पूंजी संसाधन, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एलिमेंट है। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक आपका होता है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा आपका होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्सेज, लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो COR बोलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर है। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है सोशल कंपोनेंट, रिलीजियस कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट, इंटरनेशनल कंपोनेंट और साइंटिफिक कंपोनेंट। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आय है, तो नेशनल इनकम क्या होता है? जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं तो ये क्या होता है? हमारा नेशनल इनकम होता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेशनल इनकम किसके बराबर होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के जब कब लेते हैं उस पर? जब फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे निकालते कैसे है? तो जो नेशनल इनकम होता है किसके बराबर होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको निकालते हैं जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एट मार्केट प्राइस, इसमें से क्या घटाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लागत कम करने की विधि, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। बाकी आपका प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? गणना करने की विधि है जीडीपी की। लेकिन जो आपका है लागत कम करने की विधि, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था, कौन थे? VKRV राव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था, कौन थे? VKRV राव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है आपका? भारत विश्व में रेशम की सभी 5 ज्ञात व्यावसायिक किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है, यहाँ पे आपका भारत नहीं होगा। अब कौन है? ब्राज़ील है। तो ये आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओनली वन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत जो आपका है, अगर हम लोग रेशम की बात करें, सिल्क की बात करें, तो भारत दूसरे स्थान पे है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सिल्क का, चाइना के बाद। मतलब चाइना पहले स्थान पे है। और जब दूसरे स्टेटमेंट में आएंगे, भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका डाटा आया हुआ है USDA का, नवंबर 2023 में आया था। इसके अकॉर्डिंग 2022-23 में ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड में, जबकि भारत है आपका दूसरे स्थान पे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है। लंदन में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा किस देश को की है? तो भारत करेगा। ठीक है। लंदन में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है,
अगर हम लोग बात करें इथेनॉल प्रोडक्शन में तो टॉपिक कौन है? इथेनॉल प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो भारत की रैंक कितनी है इसमें? भारत की रैंक है तीसरी आफ्टर यूएसए एंड ब्राज़ील। यूएसए और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे स्थान पे है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य खाद्य आयोग स्टेट फूड कमीशन की स्थापना किस कानून के तहत की गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। स्टेट फूड कमीशन की स्थापना किस कानून के तहत की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, 2 या 2 से अधिक स्टेट अपना एक ज्वाइंट स्टेट फूड कमीशन बना सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में हुई थी। तो हाँ, ये आपका सही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1972 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्या है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये गलत है, मुख्यालय कोलकाता में नहीं है। कहाँ पे है? कोच्चि में है। कहाँ पे है? कोच्चि केरल में है। कोच्चि केरल में है। तो कौन सा सही है? पहला केवल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका एनिमल दिया हुआ है जानवर, दूसरी तरफ उसका ब्रीड। तो भैंस भदौड़ी सही है। भदौड़ी ब्रीड किसका है? भैंस का है, बफेलो का है, सिंधी गाय का है, जमुनापारी बकरी का है। तो बिल्कुल सही है। और थार पारकर ये भेड़ का नहीं है, ये गाय की नस्ल है। ये गाय की नस्ल है। ठीक है, गाय की नस्लें कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान में। तो पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एक रिपोर्ट आया हुआ था, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट। इसे शॉर्ट में बोलते हैं सोफिया। ठीक है, सोफिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन आपका टॉप पे है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन आपका टॉप पे है। इंडोनेशिया आपका है सेकेंड स्थान पे। इंडोनेशिया है सेकेंड स्थान पे, चीन पहले स्थान पे और भारत है तीसरे स्थान पे। और अगर बात की जाए एक्वाकल्चर प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। किसके बाद? चाइना के बाद। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग में भारत दूसरे स्थान पे है चाइना के बाद। और ओवरऑल देखा जाए तो तीसरे स्थान पे है, पहले पे चाइना है, दूसरे पे है इंडोनेशिया और तीसरे पे है इंडिया। और कौन से रिपोर्ट में आया था? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट, इसे बोलते हैं सोफिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1999-2000। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं NAIS, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999-2000। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई और इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, जिसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह ले ली है। तो अब इसकी जगह किसने ली है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। कब शुरू हुआ था? 2016 में। किसके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर
उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित थी? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित थी? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करें और उन्हें उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले पे आते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये आपका कब आया था? ये आपका आया था 2006 में। ये आपका आया था 2006 में। कृषि विज्ञान केंद्र 1974। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये आपका 1998 में। ये आपका था 1998 में। और लैब टू लैंड कार्यक्रम, ये आपका कब हुआ था? ये आया था आपका 1979 में। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें? सेकंड आएगा। सबसे पहले सेकंड आएगा। सेकंड के बाद आपका आएगा 4। सेकंड के बाद आएगा 4। इसके बाद आपका आएगा कौन सा है? इसके बाद आपका आएगा तीसरा और फिर सबसे आखिरी में पहला। 2431 कौन से ऑप्शन में है? 2431 ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2431 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा 2024-25 के लिए मूंगफली ग्राउंड नट का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। कितना? 6,783 पर क्विंटल। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा 2024-25 के लिए मूंगफली ग्राउंड नट का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP घोषित किया गया है 6,783 पर क्विंटल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हर एक साल अनाउंस करती है क्या? MSP किसके लिए? 22 प्रमुख कृषि फसलों के लिए, जिसमें आपका 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है और 2 कमर्शियल वाणिज्यिक फसल है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे रबी क्रॉप के बारे में देख लेंगे। तो जो अभी गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कितना है? 2,275 पर क्विंटल। ये आपका है 2024-25 के लिए। ये जो डाटा है 2024-25 के लिए, और आपको यही याद रखना है। गेहूं के लिए कितना है? 2,275। बार्ली के लिए 1,850। ग्राम के लिए 5,440। मसूर लेंटिल इसके लिए कितना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? 6,425। रेपसीड एंड मस्टर्ड के लिए 5,650 और सेफ फ्लावर के लिए 5,800। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और इसे मैं क्विज में करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव एक टास्क फोर्स द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव एक टास्क फोर्स द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का तात्पर्य क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में क्या घटाते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट में आपका आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन प्लस विनिवेश की प्राप्तियां, रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट।
और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में आपका आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन एंड द प्रोसेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ पीएसयू यानी डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट को प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटे में जोड़ा जाए तो यह बराबर होता है किसके? फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। याद क्या रखना है? प्राइमरी डेफिसिट जो होता है प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि अगर प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? फिस्कल डेफिसिट मिलेगा, राजकोषीय घाटा मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व घाटे रेवेन्यू डिफिसिट से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान में कटौती करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मतलब इसे क्या बोलते हैं? तो हमें क्या मिलता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट मिलता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रेवेन्यू डिफिसिट से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान में कटौती करने के बाद हमें क्या मिलता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे बजट 2024-25 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो टोटल रिसिप्ट है प्राप्तियाँ, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग वो कितना है? 32.07 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितने का है? तो 48.21 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिप्ट कितने का है? 25.83 लाख करोड़। और फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट क्या है? 4.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है। और अगले साल का टारगेट है इसे कम करके कितना करना? 4.5%। याद क्या रखना है? टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग 32.07 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिप्ट 25.83 लाख करोड़। फिस्कल डिफिसिट कितना है? 4.9% ऑफ जीडीपी। और अगले साल इसे कम करके कितना करना है? टारगेट कितने का है? बिलो 4.5%। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो बजट था इसका फोकस किस पे था? एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे, एमएसएमई पे और मिडिल क्लास पे। ये याद रखना है आपको। द फोकस ऑफ बजट इज ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड द मिडिल क्लास। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुल पूंजीगत व्यय टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 16.9% अधिक है। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,01,889 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.2% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राजकोषीय घाटा 16,13,312 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 4.9% है, बता दिया है मैंने ऊपर ही। जबकि राजस्व घाटा जो है 5,80,201 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि जीडीपी का कितना है? 1.8% है। राजकोषीय घाटा अनिवार्य रूप से उस धनराशि को दर्शाता है जो सरकार बाजार से उधार लेती है। इसके अलावा जो प्राइमरी डिफिसिट है, प्राथमिक घाटा, वो कितना है? प्राइमरी डिफिसिट कितना है आपका? 1.4% है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान 11,62,940 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो इंटरेस्ट पेमेंट है 11,62,940 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ग्रामीण रोजगार के लिए प्रमुख योजना मनरेगा को अंतरिम बजट के समान 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए के बजट के अनुमान से अधिक 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है। जिन लोगों ने पिछला ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है, उनके लिए तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 20 लाख की जाएगी। इसके अलावा
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कितने का आवंटन हुआ है? तो 1.52 लाख करोड़। अगले पॉइंट पे आते हैं, किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएगी, ये भी याद रखना है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार 63,000 गाँवों को कवर करने वाले आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभान्वित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की योजना जिसका नाम है NPS वात्सल्य शुरू की जाएगी। वयस्क होने पर योजना को सामान्य NPS खाते में निर्बाध रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियमित केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपए लगभग 75 बिलियन USD आवंटित किया गया है, जो मंत्रालयों में सबसे अधिक है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी शीर्ष 5 मंत्रालयों में शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना एलोकेट हुआ है? तो 2.78 लाख करोड़। इसके अलावा रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.23 लाख करोड़। तो सबसे ज़्यादा किसे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक है, अगर वित्त मंत्रालय को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय को सरकार द्वारा केवल 64 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है और यह सबसे कम बजट आवंटन वाला मंत्रालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बिहार के लिए क्या है? बिहार के लिए सीतारमन जी ने नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल बुनियादी ढांचे की योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि बहुपक्षीय बैंकों से उनके अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त बिहार में राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिनमें पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ बक्सर में गंगा पर एक नया 2 लेन पुल भी शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, बिहार में राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिनमें पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ बक्सर में गंगा पर एक नया 2 लेन पुल भी शामिल है। गया में 2400 मेगावाट के बिजली संयंत्र और एक औद्योगिक गलियारा नोड की भी घोषणा की गई है। कहाँ पे? गया में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपसे ऐसा था जो बजट आया हुआ है इसमें 9 प्रायोरिटी है। अब वो प्रायोरिटी कौन सी है? तो पहला है आपका प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्केलिंग, तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, तीसरा आपका है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, पांचवा है अर्बन डेवलपमेंट, छठा है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नौवां है आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो जो 9 प्रायोरिटी है कौन कौन सी है? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्केलिंग, तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, पांचवा है अर्बन डेवलपमेंट, छठा है एनर्जी सिक्योरिटी, सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नौवां है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पैसा आएगा कहाँ से? तो सबसे ज़्यादा सरकार के पास पैसा आएगा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, कितना? 27%। इसके बाद आएगा इनकम टैक्स से, कितना? 19%। फिर इसके बाद आएगा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, कितना? 18%। तो ये 3 आपको याद रखना है। और चौथे स्थान पे कौन है?
कॉरपोरेशन टैक्स 17%। ये पूछता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा सबसे ज़्यादा आएगा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, कितना 27%। इसके बाद है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है 19%। फिर आपका जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18% है, और इसके बाद है ये तीसरे स्थान पे है, और चौथे पे कौन है, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। और पैसा खर्चा कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा, तो आपका पैसा चला जाएगा सबसे ज़्यादा 21% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। तो पहले सबसे ज़्यादा इस पे खर्चा होगा, पैसा कहाँ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। फिर दूसरे स्थान पे है इंटरेस्ट पेमेंट पे, कितना 19%। फिर इसके बाद है आपका 16% किस पे जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। तो ये तीन आपको याद रखना है। पहले पे कौन है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 21% जो पैसा खर्चा होगा। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाएगा 19%, और तीसरे पे है कौन सा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। संसद में बजट की प्रक्रिया के संबंध में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, पॉलिसी कट मोशन कहते हैं इसे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संसद में बजट की प्रक्रिया के संबंध में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए तो क्या कहा जाता है, पॉलिसी कट मोशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, टोकन कट मोशन में क्या होता है, टोकन कट जो मोशन होता है इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड बाई ₹100। इसमें किसमें होता है कि ये आपका होता है टोकन कट मोशन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल राजस्व एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो इंटरेस्ट इनकम, ब्याज आय, डिविडेंड, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ, फॉरेक्स गेन। तो ये तीनों आता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल राजस्व एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, शॉर्ट में से बोलते हैं AGR, की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड एंड फॉरेक्स गेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपका AGR क्या होता है, जो समायोजित सकल राजस्व है, उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क है। जो समायोजित सकल राजस्व है ये क्या है, उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क है, जो दूरसंचार ऑपरेटरों से दूरसंचार विभाग द्वारा लिया जाता है। समायोजित सकल राजस्व क्या है, यह उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क है जो दूरसंचार ऑपरेटरों से दूरसंचार विभाग द्वारा लिया जाता है। और आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा। भारत में मुद्रा नोट जारी करने की प्रणाली किस पर आधारित है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। पहले आपका था अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, अब आपका हो गया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।